हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? एक महादेश है जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। इंग्लैंड से शुरू हुआ और वहाँ से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ औद्योगिक क्रांति हुआ, तो वहाँ क्षेत्र विशेष में ज़्यादा तेज़ी के साथ विकास हुआ। और औद्योगिक क्रांति से पहले अब वहाँ पर पहले पुनर्जागरण हो गया है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। अभी यूरोप में क्या है? पुनर्जागरण के समय से पहले राजा को क्या माना जाता है? राजा को माना जाता है कि राजा जो है भगवान है, उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। फलस्वरूप क्या हुआ? राजा निर्कुंश हो गया। जनता के हितों से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसकी निर्कुंशता के कारण, स्वेच्छाचारिता के कारण, यानी मनमर्जी करने के कारण जनता जो है बदहाल थी, त्रस्त थी, बहुत ज़्यादा संकटों में फंसी थी और त्राहिमाम कर रही थी। तो राष्ट्रवाद क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो जब आपको औद्योगिक क्रांति हो गया, तो औद्योगिक क्रांति हो गया, देश का विकास हो गया, लेकिन मजदूरों का, व्यापारियों को, किसानों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। सत्ता पर किसका कब्जा है? सामंतों का कब्जा है। राजा और उसके नीचे वाले जो हैं तंत्र, सामंतों का कब्जा है, पादरियों का कब्जा है, यानी कुलीन वर्ग के लोगों का कब्जा है। तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। तो अभी मजदूरों को, किसानों को और व्यापारियों को, यानी समाज के अन्य सभी वर्ग, कुलीनों को छोड़ करके और राजा को, और कुलीनों, पादरियों और राजा को छोड़ करके बाकी सबको राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं था। तो अब सब के सब जो है मिल करके उन्होंने राजा के दैवी सत्ता को चुनौती दिया और सब जाग गए और राजनीति में उन्होंने भाग लिया। और राजनीति में भाग करने के लिए उन्होंने क्या किया? क्रांति का सहारा लिया। यानी वो जाग करके राजा का विरोध किया, कुलीनों का विरोध किया, पादरियों का विरोध किया। ठीक है, जिससे ये समाज में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, सामाजिक व्यवस्था में भी और राजनीतिक व्यवस्था में भी। तो यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। जैसे राष्ट्रवाद के कारण ही हमारा देश भारत जो है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं, ठीक है, तो यहाँ सभी राज्य का अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सामाजिक परिवेश है, फिर भी सबने मिल करके अंग्रेज़ों का विरोध किया। यानी उनके अंदर में जागृति आई कि नहीं, ये जो है हम सबके अधिकार को दबा करके रखे हैं, तो सब मिल करके इनका विरोध करो और इनको भगाओ। और साथ में अगर हम सब मिल करके एक रहेंगे, टुकड़ों में नहीं बटेंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों ने जब हम पर कब्जा किया उस स्थिति में थे, तो हम इनको भगा पाएंगे। तो उसके बाद इस कारण भारत एक हो गया और एक होने के बाद 1947 में एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। इससे पहले सिर्फ इसका एक भौगोलिक नाम था। भारत एक उतना था नहीं, छोटे छोटे राज्य थे। तो यहाँ अब यूरोप में भी जो है ना, यूरोप में भी एक क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोग जो हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ सबके लोग जो हैं, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो हैं एक हो गए और एक हो करके अपने यहाँ की निर्कुंश सत्ता को चुनौती दिया और उन्हें उखाड़ फेंका। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, जैसा मैंने आपको बताया। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो अब जो है ये उन्नत रूप से राष्ट्रवाद प्रकट हुआ। अब फ्रांस की पूरी जनता एक हो जाती है और फ्रांस की पूरी जनता एक होकर के अपने राजा का विरोध करती है, निर्कुंश सत्ता का। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्रांति का सहारा लिया। फिर बुर्बो राजवंश के निर्कुंश सत्ता को, लुईस 16वां को उखाड़ करके फेंक दिया। 19वीं शताब्दी इसी को बता रहा है कि 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आया। इसके कारण भी यथेष्ट थे, यानी इसके
कारण पर्याप्त थे। पर्याप्त कारण क्या था? जनता दबाई जा रही थी, उसको कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, और इसके फलस्वरूप जो उसका परिणाम भी युगांतकारी रहे। एक तरह से नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, एक नई तरह के राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको आज हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का भी वहाँ पर आया, और उसके बाद एक नया शासन व्यवस्था साम्यवाद भी आया, जो कि रसिया में है, चाइना में है। अभी भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस की राजक्रांति के फलस्वरूप आगे जाकर के नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, जो एक योग्य शासक था, और उसने अपने आप को मजबूत किया, सेना को सबल किया। उसके बाद उसने यूरोप के अन्य देशों पर आक्रमण किया। तो तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को, अब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो राजनीति अब अभिजात वर्गीय परिवेश से, अभी राजनीति कौन कर रहा है? कुलीन लोग कर रहे हैं, पादरी लोग कर रहे हैं, ठीक है, राजा के जो वंश के लोग हैं वे सभी कर रहे हैं। तो वही अभिजात वर्गीय परिवेश है। अब वहाँ से राजनीति निकल के अखबारों में आग छपने लगा। अखबारों में किसका नाम आने लगा? सड़कों पर नाम आने लगा, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हो गया कि अब राजनीति में मजदूरों ने, किसानों ने, औरतों ने और समाज के अन्य सभी वर्गों ने, अभिजात वर्ग को छोड़ करके सब ने उसमें भाग लिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। अब नेपोलियन जब अटैक कर रहा है, तो नेपोलियन अटैक करके जब उसने जर्मनी को जीत लिया, इटली को जीत लिया, तो उनकी वहाँ के लोगों को नेपोलियन ने कहा कि देखो, तुम्हारा राजा जो था निरकुंस था, तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं रखता था। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा राजा जो हूँ मैं हूँ, और तुम्हारे लिए समझो कि एक नया युग आ गया है। तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर निकाला। जैसे भारत 1947 में एक हुआ, इससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसी तरह से जर्मनी और इटली को भी उसने एक किया, उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। इससे आगे जाकर क्या हुआ? इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, और अभी जैसा कि वह स्वरूप में है। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। अभी शुरू में तो नेपोलियन नवयुग का संदेश दे रहा, बोला मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारे लिए नई व्यवस्था लेके आया हूँ। लेकिन अभी वहाँ की जनता जो है, यूरोप की जनता जो है, जहाँ जहाँ नेपोलियन ने कब्जा किया, वो बोला अरे ये तो दूसरे देश का आदमी है और हमको बता रहा है कि बाबू हम तुमको तुम्हारे लिए नया युग लेकर के हम आए हैं। तो इस तरह से तो हम इनके गुलाम हो गए। ठीक है, तो अब हम इनके गुलाम हो गए। हमारा देश तो पहले हमारा राजा चलो शोषण कर रहा था, हमारा था, ये तो हमको गुलाम बना लिया और बोल रहा है कि हम तुम्हारे लिए नया युग लाएं। तो अब वहाँ यूरोप में जो है सब नेपोलियन का भी विरोध करने लगे, नहीं भाई तुम बाहर के हो, तुम बाहर चले जाओ, हम अपने देश को अब खुद ही चलाएंगे। तो उसी को बोल रहा है देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ जग गया। नेपोलियन के पतन के बाद, अब नेपोलियन जो वाटरलू के लड़ाई में हार जाता है, हारने के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां जो है, नेपोलियन को हराने वाली जो विजयी शक्तियां हैं, जिसका मुखिया जो है इंग्लैंड है, ठीक है, तो उसने वे सभी जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। यानी नेपोलियन ने युद्ध किया, जीत लिया था, उसने अपनी व्यवस्था दी थी। तो ये जो विजयी शक्तियां हैं, उन्हीं हारे हुए राजाओं को पुनः जो है उसी राजवंश को स्थापित करना चाहती हैं जो नेपोलियन के युद्ध से पहले था। नेपोलियन ने जब उनको जीता था, उससे पहले जो राजा था उन्हीं के वंश को वो पुनः स्थापित करना चाहते थे। तो अभी उन्होंने क्या दिया? नया व्यवस्था दे दिया। नया व्यवस्था क्या था? वह उन्हीं पुराने राजवंश को नेपोलियन के हराने के बाद यूरोप में पुनः स्थापित कर दिया गया विभिन्न देशों में। लेकिन जिन्होंने ये व्यवस्था किया वो राजनेता जो थे यह देखने में असमर्थ थे
कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। यानी अब जनता को अपने अधिकार की बात हो गई, जनता जाग चुकी थी, उसी को बोला जा रहा है जनतंत्र। और राष्ट्रवाद, सभी क्षेत्र विशेष के लोग एक साथ उठ खड़े हुए अपने अधिकार के लिए। तो वह उठ खड़े हुए हैं, उनके अंदर तो ये भावना आ गई, लेकिन अभी उन्होंने व्यवस्था तो दे दी, लेकिन वह ये देख नहीं पाए कि आगे जा कर के ये हमारा विरोध करेंगे। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। ऑस्ट्रिया उस समय राज्य था जो आज के डेट में पूरी तरह से भंग होकर के अलग अलग देशों में समाहित हो गया। तो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। अभी आप यूरोप के नक्शे पर ऑस्ट्रिया को नहीं देखोगे, एक छोटा सा देश के रूप में देखोगे, जिसका भी नाम नए में बदल चुका है। तो उस समय उसका चांसलर मेटरनिख ने था, उसकी मेजबानी किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या हुआ? वह पुरानी ही शासन व्यवस्था को चाहता था, नया शासन व्यवस्था नहीं चाहता था। पुराने जो राजा जैसे राज चल रहा है वैसा ही वह चाहता था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन ने भाग लिया, रूस, प्रसा जो जर्मनी का एक बड़ा राज्य था, और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। नेपोलियन ने जिस व्यवस्था को हटा दिया था उसी व्यवस्था को उसको फिर से लाना था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका उन्होंने विरोध किया विजयी शक्तियों ने, और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने क्या किया? उसे कई राज्यों में बांट दिया। अभी ये नेपोलियन ने क्या किया? उसको एक जगह कर दिया है, तो उसको मेटरनिख ने क्या किया? फिर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, सिसिली और नेपल्स क्या है? इटली का एक प्रदेश है, और बुर्बोन वंश का सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य थे वो पोप को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, यानी इसने खुद जो था लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया। सिसिली और नेपल्स बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, और रोम और आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत जो हैं वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया, तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, इस तरह से उसने क्या, परमा, मोडेना और टस्कनी का प्रांत जो है हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। और हैब्सबर्ग राजवंश कहाँ शासन है? तो उसका शासन है जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट में, तो उसके साथ परमा, मोडेना और टस्कनी को सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मनी में 39 रियासत का संघ जो नेपोलियन ने एक किया था वह तो कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार स्थापित किया गया, तथा हर संभव प्रयास यह किया गया कि उसमें, यानी जर्मनी के 39 रियासतों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं उगे। ठीक है, मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। फ्रांस में जो नया राजवंश नेपोलियन का शासन व्यवस्था था, तो उसको हटा करके फिर से पुरानी व्यवस्था ले आया। इस तरह से वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुआ, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो। यह व्यवस्था उसने किया तो, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चला। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार शुरू हो गया, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए
अब वियना व्यवस्था में मेटरनिक व्यवस्था क्या किया कि फ्रांस में पुराना राजवंश रहेगा, तो फिर से बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा, ये समझा कि फ्रांस में पहले जैसी व्यवस्था नहीं चलेगी, और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। किसने प्रयास नहीं किया पुरानी व्यवस्था को? मेटरनिक ने तो किया, उसी के लिए इसको राजा बनाया, लेकिन ये तो जानता था उस परिस्थिति को, इसलिए वैसी फिर से पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का इसने उतना प्रयास नहीं किया। उसने क्या किया? प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्ति। सुधारवादी शक्ति कौन है? मजदूरों का, किसानों का, और जो अन्य वर्ग के लोग हैं जनसाधारण के, उनका जो नेतृत्व कर रहा है वो है सुधारवादी शक्ति। अब प्रतिक्रियावादी शक्ति कौन है? जो पुरानी राजा की व्यवस्था को चाहता है। तो दोनों के बीच में उसने सामंजस्य यानी मेलजोल कराने का प्रयास किया, और इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। देश कैसे चलेगा वह घोषणा पत्र जारी किया राजा ने, जो 1814 में करता है, और जो 1848 तक वही व्यवस्था चलता रहा। कैसा चलता रहा? जो नया संवैधानिक घोषणा पत्र राजा ने, लुई 18वां ने 2 जून 1814 को दिया, वह 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। अब लुई 18वां के बाद जो है वहाँ पर शासन आ गया चार्ल्स 10वां के हाथ में। उसके शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। व्यवस्था तो वही चलता गया, लेकिन बीच में 1830 में एक क्रांति होता। 1814 में उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया लुई 18वां ने। बाद में जब चार्ल्स 10वां आया है फ्रांस में, तो अभी साल 1830 है। अब यहाँ पर जो है क्रांति आ गई। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में, 1830 की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स 10वां जो है, जो अभी लुई 18वां के बाद शासन में आया, वह एक निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यानी यह पुरानी व्यवस्था चाहता था, नया व्यवस्था चाहता नहीं था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का काम किया। राष्ट्रीयता की भावना को और जनता की भावना को दबाने का प्रयास कर रहा है। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र के राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। देश में जनता मांग कर रही है क्या? कि संवैधानिक लोकतंत्र बने, लोकतंत्र बने, हम चुनाव हो, चुनाव के हम वोट करें, वोट के फलस्वरूप जो हमारा सरकार बने, वो नहीं बनना चाहिए। इसके लिए उसने प्रयास किया, क्योंकि अगर वो बनता तो चार्ल्स 10वां राजा नहीं रहता। और इसलिए इसके लिए उसने क्या किया? प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसा खुद वह प्रतिक्रियावादी था, पुरानी व्यवस्था पर ही चलना चाहता था, वैसा ही उसने प्रधानमंत्री पॉलीगनेक को बनाया। और पॉलीगनेक ने पहले पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, समान नागरिक संहिता या नागरिक सब एक है, और पहले क्या था? लुई 16वां के शासन काल में, पुराना जो फ्रांस की क्रांति हुआ उससे पहले समान नागरिक संहिता नहीं थी। कुलीन वर्ग श्रेष्ठ थे, चर्च के लोग श्रेष्ठ थे, ऐसा माना जाता था। तो लुई 18वां ने बोला कि नहीं, सब बराबर हैं। तो फिर उस व्यवस्था को इसने, पॉलीगनेक ने, बदल करके शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। यानी पहले का जो व्यवस्था कुलीनों का था वो किया, और उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी पहले जो कुलीन, 9th में जो आपने पढ़ा है कि पहले कुलीनों को जो अधिकार था वैसा ही अधिकार देने का प्रयास कर रहा, चर्च के लोगों को ऐसा ही अधिकार देने का प्रयास कर रहा। फिर से मजदूरों को, किसानों के और समाज के अन्य वर्ग जो हैं, अन्य जैसे बढ़ई हो गए, लोहार का काम करने वाले हो गए, इन सभी के अधिकार को उसने दबाने का कोशिश किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने, जो इन मजदूरों का, किसानों का जो लीडर है, उसने चुनौती माना और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। और ये सुधारवादियों ने क्या समझा? कि ये षड्यंत्र है, ये लोग लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना चाहते, हमारा अधिकार नहीं देना चाहते। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने, प्रतिनिधि
सदन है, जैसे हमारा आज का लोकसभा है उसी तरह का प्रतिनिधि सदन है। तो वहाँ के लोगों ने और दूसरे उदारवादी लोग जो थे पॉलीगिनेक के विरुद्ध उन्होंने गहरा असंतोष प्रकट किया, उसके खिलाफ हो गए सब। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप जब विरोध किया तो राजा के मंत्री का विरोध किया, तो राजा क्या कर रहा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है कि राजा जो है कोई भी कानून, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी, तो वह कोई भी अध्यादेश लाएंगे तो बिना संसद में उसको पारित किए हुए 6 महीने तक लागू किया जा सकता। तो उसी तरह से उसने 4 अध्यादेश लाया जिससे उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, यानी उदारवादी जो मजदूरों का, किसानों का अधिकार मांग रहे थे उसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृहयुद्ध आरंभ हो गया। गृहयुद्ध किसके बीच हुआ? तो आम जनता जो है वो किसान, मजदूर और अन्य वर्ग के लोग जो है उनमें, और कुलीनों के बीच में, अभिजात वर्ग के बीच में। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते। परिणामतः चार्ल्स 10वां जो था वो हार गया ना, वो कुलीन वर्ग के लोग, तो मजदूर लोग जीत गए, सुधारवादी लोग जीत गए। तो चार्ल्स 10वां फ्रांस की राजगद्दी को त्याग करके इंग्लैंड पलायन कर गया, भाग गया, और इस तरह से फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंपा गया। अब उसको हटा करके आर्लेन्स वंश को, अब राजा को ही अभी भी गद्दी दे रहा। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अतएव उसकी नीतियां, इस कारण उसने अपनी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में बनाई तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रहा, यानी अब वह संविधान के अनुसार लोकतंत्र में चुनाव होंगे, चुनाव में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसके हिसाब से सरकार चलेगी, ऐसी व्यवस्था उसने लागू किया। अब बोल रहा है 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। अब जुलाई का क्रांति हो गया तो अब कट्टर राज सत्तावादी अभिजात वर्ग के लोग जो है उनका प्रभाव कम हो गया था, इसलिए तो क्रांति हुआ। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों का देन था। मध्यम वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वो लोगों का क्या अधिकार होना चाहिए उसी को बोला गया लोक संप्रभुता का सिद्धांत। लोगों का अधिकार क्या होना चाहिए, जनता के बारे में जब जनता को इसकी जानकारी मिली कि तुमको ये अधिकार दिया जाएगा, इसलिए जनता ने मध्यम वर्ग का साथ दिया था। ठीक है, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तो अब फ्रांसीसी क्रांति जो पहले हुआ है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, वही जिस कारण उस समय हुआ था वही कारण अभी भी हो गया, और जिस सिद्धांत को लेकर के उस समय हुआ था उसी सिद्धांत को लेकर के फिर से क्रांति हुआ। और वियना कांग्रेस का उद्देश्य जो प्रतिक्रियावादी था, यानी जो पुरानी व्यवस्था राजा की चाहता था, उसको निर्मूल सिद्ध कर दिया कि चलो अब मैटरनिक की व्यवस्था नहीं चलेगी। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ, जिससे पूरे देश के लोगों ने मध्यम वर्ग की जनता का साथ दिया। और वो कैसे हैं, तो उदारवादी हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कारण जो है सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यूरोप के अन्य राष्ट्र में भी ये मैसेज गया कि यूरोप में फ्रांस में ऐसे हुआ और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, अब जनता को अधिकार मिल गया, तो सभी देश में ऐसा ही मांग होने लगा।
इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। यूनान, पोलैंड और हंगरी में भी तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चल करके फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगा। अब लुई फिलिप जो उदारवादी है, जिसने अधिकार दिया है, उसके खिलाफ भी आवाज उठने लगा, क्योंकि उसने भी पूरा अधिकार नहीं दिया, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।